नमस्कार दोस्तों, हम आज सुभाष की बात में बात करेंगे भारत यानी इंडिया में जो नई नई उपलब्धियां दर्ज हुई हैं। चाहे हम चंद्रयान पे गए हों, सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हों, चाहे अभी हमने हाल ही में G20 का सम्मेलन जो है वो संपन्न कराया और उसकी बैठक में जो हमको कामयाबी मिली है, जिस तरह का पूरे देश और दुनिया में जिस तरह की बातचीत हो रही है और ख़ास करके मीडिया में, उसको लेकर हम जो है ये महसूस करते हैं कि G20 का ये पहला सम्मेलन है जिसमें पश्चिमी देशों का दबदबा नजर नहीं आया। अमूमन G20 में G7 यानी अमीर पश्चिमी देश हावी रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। भारत और विकासशील देशों ने ये पहले ही जता दिया था कि रूस यूक्रेन के मुद्दे इस पर हावी नहीं होने दिया जाएगा। जबकि इंडोनेशिया में हुए पिछले G20 के सम्मेलन में अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबदबे की वजह से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए रूस की निंदा की गई थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग ये भी इस बात के लिए भी आलोचना कर रहे हैं कि रूस का जिक्र नहीं हुआ, पर यह बड़ी बात है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों के इस यथार्थ को मंजूर किया। उन्होंने इस यथार्थ को मंजूर किया और उन्होंने इस पर बहुत जोर नहीं दिया। ये उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की उपलब्धि कही जाएगी। कहीं ना कहीं ये भारत के लिए सफलता हासिल करने वाली बात भी होगी। ये सम्मेलन अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दिए जाने के लिए भी याद किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि इससे यूक्रेन जरूर निराश हुआ है, लेकिन भारत ने जिस कूटनीतिक तरीके से इस सम्मेलन को यूक्रेन रूस के मुद्दे से दूर ले गया, उसकी तारीफ सम्मेलन खत्म होने के बाद भी दुनिया भर में हो रही है। इससे पहले इंडोनेशिया के बाली में भी इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। ऐसे में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े दूसरे मुद्दों पर इसे केंद्रित करने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो भारत मध्य पूर्वी यूरोपीय कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च करने पर जो सहमति बनी है, ये भारत के लिए एक बड़ी सफलता और चीन के लिए एक बड़ा झटका है। जबकि इस सम्मेलन में एक बात और देखते हैं कि चीन और रूस नहीं आए, उनकी अनुपस्थित रही बावजूद इसके सम्मेलन अपने आप में एक सफल रहा। दरअसल इसे चीन की बेल्ट एंड सेड परियोजना के रूप में पेश किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच G6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर भी सहमति बनी। ये करार भी चीन के कनेक्टिविटी डिवाइस सेक्टर में वर्चस्व को कम करने वाला साबित होगा। फिलहाल 5G के मामले में चीन का दुनिया के बाजार में दबदबा है। सम्मेलन से इतर भारत के 15 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। अमेरिका ने बातचीत के दौरान 31 ड्रोन खरीदने के लिए भारत की ओर से अनुरोध पत्र जारी करने का स्वागत किया। इसके अलावा दोनों देश सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए भी काम करने पर उन्होंने सहमति जाहिर की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में मुक्त व्यापार समझौते के साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश में तेजी लाने की प्रतिबद्धता भी जताई गई। भले ही ब्रिटेन के कुछ अखबारों को लगा कि प्रधानमंत्री सुनक जो है उस तरह की तहजीब उनको नहीं मिली जैसी उम्मीद लगाई जा रही थी, जबकि अगर हम हिंदुस्तान के अखबारों की बात करें तो यहाँ पे उनको दामाद तक कहा गया। ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन ने लिखा कि ब्रिटिश पीएम शनिवार को आखिरकार अपने समकक्ष पीएम मोदी से तो मिले, लेकिन एक दिन के इंतजार के बाद वो भी बिना किसी प्रभावशाली फोटो सेशन के। देश के भीतर इसको लेकर विपक्ष के नेताओं ने मिली जुली राय दी। विदेश मामले के जानकार कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत की कूटनीतिक जीत है। जो किसी G20 के अध्यक्ष ने नहीं किया वो भारत ने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र एक अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि सम्मेलन से पहले किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। वहीं G20 शिखर सम्मेलन में आए दुनिया भर के नेताओं के लिए आयोजित राजकीय रात्रि भोज में विपक्ष के नेता को आमंत्रित न करने से कांग्रेस पार्टी नाराज है। पी चिदम्बरम ने इसे लेकर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी अन्य लोकतांत्रिक देश की सरकार विश्व नेताओं के लिए राजकीय भोज जो आयोजित करे उसमें विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता को आमंत्रित न करे। ऐसा केवल उन्हीं देशों में हो सकता है जहां ना तो लोकतंत्र है और ना ही विपक्ष। गौरतलब है कि केंद्र द्वारा G20 समिट के डिनर में कई विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया, जिसमें
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश इस डिनर में पीएम मोदी और बाइडेन के साथ बातचीत करते भी दिखे, जो काफ़ी चर्चा में रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस डिनर में शामिल हुई। कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि अगर ममता इस डिनर में नहीं जाती तो आसमान नहीं टूट जाता। इस पर जवाब देते हुए टीएमसी के नेता शांतनु सेन ने कहा कि अधीर को सरकारी प्रोटोकॉल के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किसी भी आयोजन को लेकर इस तरह की छोटी मोटी बातें तो सामने आती रहती। संपूर्णता में यदि देखा जाए तो वर्तमान वैश्विक हालात में ये सम्मेलन भारत का कद बढ़ाने वाला साबित हुआ। अब जो आलोचक हैं उनका कहना है कि दिल्ली को जिस तरह से सजाया गया और उसमें झुग्गियों को छिपाया गया वो एक, और दिल्ली को पूरा मोदीमय बनाया गया, जबकि ये G20 की समिट थी। पर सारी जगह ऐसा लग रहा था कि 2024 के इलेक्शन की ये तैयारी और पूरा मोदीमय था। मेहमानों को जो चांदी के थाली में खाना खिलाना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। मोदी जी का हमेशा की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना लोगों को खटका। इससे इतर G20 के सम्मेलन को भविष्य और विकास के लिए एक अच्छी शुरुआत बताई गई। पर्यावरण पे फौरी चिंता को कुछ लोगों ने नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि विश्व की जो कोयला लॉबी है उसके सामने जो बहुत सारे नेताओं की चुप्पी है, पर्यावरण को लेकर बातचीत तो करते हैं पर कोयले का जो उत्पादन हो रहा है अलग अलग देशों में उसको लेकर कोई जो है निर्णय नहीं हुआ और ये चिंता फौरी रही। 1983 में इंदिरा गांधी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन कराया था, उसकी याद भी कई लोगों ने इस सम्मेलन के बहाने की। उम्मीद है कि यहाँ जो समझौते वादे दुनिया के ताकतवर देश एक दूसरे के साथ किए है उसे वो जमीनी हकीकत में भी तब्दील करेंगे। साथ ही आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का भारत का सपना पूरा हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि लगातार G20 का जो सम्मेलन इसके पहले बाली में हुआ, अलग अलग देशों में हुआ, हर साल होता है, पर हमारे देश में इसको लेकर जिस तरह की तैयारी हुई, जिस तरह की हाइप बनाई गई और जिस तरह पूरी दिल्ली को और अलग अलग राज्यों में भी इसको ले जाया गया, उसको लेकर भी मिश्रित प्रतिक्रिया है। बहरहाल हम ये मानते हैं कि इस सम्मेलन से विश्व के नेता यहाँ आए और उन्होंने एक भारत को देखा जो बढ़ता हुआ भारत है, तेजी से ताकतवर भारत को देखा। बहुत सारी चीज़ें भी नेगेटिव हो सकती है, उस पर बात भी की जा सकती है। कई लोग मीडिया की भूमिका, क्योंकि लोगों को लगता है कि भारत में एक बड़ा मीडिया, गोदी मीडिया है जो मोदी की जय जयकार में लगा है, तो इस सम्मेलन को जितना बढ़ चढ़ के दिखाया उतनी उपलब्धि नहीं है। बावजूद इसके हम ये मानते हैं कि इस सम्मेलन में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं और ब्रिटेन से लोग आते हैं और अलग अलग देशों से लोग आते हैं और उनका जिस तरह से स्वागत सत्कार होता है, जिस तरह के समझौते होते हैं, दिल्ली में जिस तरह का घोषणा पत्र जारी होता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मोदी जी हर इवेंट को, हर मौके को किस तरह से बड़ा किया जाए वो इस कला में माहिर हैं। उनके आलोचक भी इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं कि वो कोई मौका जाने नहीं देते। विपक्ष कई बार हाथ मलता रहता है, कई बार आलोचना करता है। लोग इस पर भी सवाल उठा रहे थे कि राहुल गांधी को देश में होना चाहिए, वो विदेशों में घूम रहे हैं और देश में बहुत सारे नेता आए हैं। तो तरह तरह की बातचीत है। बावजूद इसके हम ये मानते हैं कि ये जो G20 का सम्मेलन हुआ और जिसका विस्तार पूरे देश में किया गया, इसमें हो सकता है बाद में इस पर बहुत सारे सवाल उठें, इसके खर्च को लेकर बातचीत हो, पर अभी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं भारत छाया हुआ है और भारत की चर्चा हो रही है। नमस्कार।